जेधवला, पुस्तक 9वी, लेक्चर नंबर 62। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुनं। प्रणमीय मोक्षपदेशं पदेश संक्रांति विरहियं सौवदयं पयडियधम्मवहेशं गोच्छामि पदेश संक्रमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य की जेधवला टीका है, जो कषाय पाव तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतने सब आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, इसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 435 पर आ गए, 435। अभी बुद्धि संक्रम का प्रकरण चल रहा है। पहले तो हमने भुजगार अल्पतर अवस्थित देखा, उसके बाद पदनिक्षेप देखा। उत्कृष्ट वृद्धि होती है, उत्कृष्ट हानि होती है, जघन्य वृद्धि होती है, जघन्य हानि होती है, और उसका अपना अवस्थान होता है। अब यहाँ वृद्धि होती है तो उसका प्रमाण कितना है, उसकी बात चलती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मिथ्यात्व में कौन कौन सी वृद्धि होती है। तो असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा हानि, अवस्थित भी और अवक्तव्य भी। उसके बाद सम्यक प्रकृति में देखा, अवस्थित नहीं है, बाकी दो हानि है, वृद्धि है। कौन सी वृद्धि है और कौन सी हानि है? असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि है। हाँ। और असंख्यात सम्यक प्रकृति की असंख्यात भाग वृद्धि कहाँ होगी? नहीं, वृद्धि नहीं होगी, सॉरी। हाँ, असंख्यात भाग हानि है, क्योंकि लगातार उद्वेलना चल रही है। और असंख्यात गुण वृद्धि होगी। हाँ, गुण वृद्धि होगी जब द्विचरम कांडक से चरम कांडक में आएगा तब असंख्यात। और सपड़ा में भी होगी। सम्यक नहीं, सपड़ा, सॉरी। आपको सम्यक मिथ्यात्व की याद है? आपने सम्यक मिथ्यात्व को याद किया, इसलिए ये घोटाला हो रहा है। हाँ। देख लो। नहीं, बराबर है। क्या कल ही पढ़ा था ना, सम्यक्त्व का असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि होती है और अवक्तव्य होता है। यही 435 पर ही हाँ, अभी लास्ट वही पढ़कर हम कल बंद किया था हमने। और असंख्यात गुण हानि कब होती है? जब अधः प्रवृत्त से उद्वेलना में प्रवेश करेगा एक समय के लिए, तो पहले समय में उसकी असंख्यात गुण हानि होती है। मिला ना जो हमने जो कल पढ़ा था। और आपको जो याद है वो सम्यक मिथ्यात्व का है। हमेशा सम्यक प्रकृति की बात बाद में करते हैं, परंतु यह सम्यक मिथ्यात्व को पहले लिया था। और उसमें ये बात बताई थी कि विद्या संक्रमण जब शुरू होता है ना, गुण संक्रमण के बाद औक्षमिक समय दृष्टि के शुरू में गुण संक्रमण चलता है, वहाँ तो वृद्धि है, असंख्यात गुणा की वृद्धि है। उसके बाद विद्यात चलेगा, तो विद्यात शुरू होगा तो असंख्यात गुणा हानि हो गई, परंतु जब विद्यात चलेगा तो हानि के बदले वहाँ वृद्धि है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के परमाणु इसमें आते हैं और इसके परमाणु सम्यक प्रकृति रूप होते हैं। ऐसे भी तो भले इसका स्वयं का संक्रमण चल रहा है, परंतु इसमें आने वाला द्रव्य ज्यादा है, इसलिए वहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि है। नहीं तो हमेशा हम क्या कहते हैं, जहाँ विद्या संक्रमण चल रहा है वहाँ असंख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि। परंतु इसमें मात्र संक्रमण नहीं है, मात्र व्यय नहीं है, आय भी है। उस अपेक्षा से
यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि की बात कल हमने पढ़ी थी। अब यहाँ हम 435 पर आ गए हैं। सम्यक्त की बात तो हमने पढ़ ली है। अब कहते 3 संज्वलन। हाँ, ऊपर भी पढ़ना है। मैं पहले ये देख रही थी कि शुरू में हमने मिथ्यात्व की बात देखी और वहाँ कह दे कि इसी प्रकार 12 कषाय है। 12 कषाय में संज्वलन को छोड़कर 12 की बात है। बैजुगुप्सा और बैजुगुप्सा उसके साथ लिए। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति लिया था। वहाँ 4 संज्वलन को छोड़ा था और 3 वेदों को छोड़ा था और 2 युगलों को भी छोड़ा था। अब जो जो छोड़ा है उसकी बात अभी यहाँ 3 संज्वलन और पुरुष वेद को यहाँ ले रहे हैं। तो ऊपर का सूत्र पढ़ेंगे प्राकृत। 3 संज्वलन पुरी से वेदानम अत्थि चत्तारी वड्ढी चत्तारी हानियो अवट्ठाणम अवत्तवयम च। 3 संज्वलन के और पुरुष वेद के नीचे से पढ़ेंगे। 3 संज्वलन और पुरुष वेद की 4 वृद्धि 4 हानि अवस्थित और अवक्तव्य संक्रम होता है ये कथन में कोई डिफरेंस नहीं है। वो कहाँ होगा, उसका विषय क्या होगा, उसमें जो कोई विशेषता है उसको कहेंगे। अब यहाँ पर 3 संज्वलनों के ग्रहण करने से लोभ संज्वलन को छोड़कर शेष 3 संज्वलनों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लोभ की अलग प्ररूपणा है। क्योंकि लोभ संज्वलन की आगे के सूत्र में समुत्कीर्तना की है। कौन कौन सी वृद्धि है इतना बताना समुत्कीर्तना अधिकार का कार्य है। इन 3 संज्वलन और पुरुष वेद की 4 प्रकार की वृद्धियां, कौन सी 4 वृद्धियां हो सकती है? असंख्यात भाग, संख्यात भाग, हाँ, संख्यात गुण और असंख्यात गुण। अनंत वाली बात छोड़ो, बाकी हो सकता। 4 प्रकार की वृद्धियां, 4 प्रकार की हानियां। अभी तक तो हम 2 प्रकार की वृद्धि, 2 प्रकार की हानि देख के आए। अवस्थान और अवक्तव्य पद हैं, क्योंकि संसार अवस्था में सर्वत्र असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थान संक्रम उपलब्ध होते हैं। क्योंकि जहाँ बंध चल रहा है और संक्रमण भी चल रहा है, तो यहाँ तो वृद्धि हानि अवस्थान तीनों होते हैं। तो ये कौन सी होती है? रेगुलरली कौन सी होती है? तो असंख्यात भाग वाली। तथा प्राचीन सत्कर्म की अंतिम फाली में, ये प्राचीन सत्कर्म की अंतिम फाली कब होगी लक्ष्मी बहन? प्राचीन सत्कर्म की अंतिम फाली, हाँ, नवबंध को छोड़कर पहले वाला, जो पहले वाला यानी क्या? जब क्षपणा करता है तब की बात, अंतिम फाली। यानी गुण संक्रमण करते करते सर्व संक्रमण पर पहुंच गया तब की बात। ये बंधक के अंतिम समय में लेना है ना? हाँ? बंधक के अंतिम समय में। हाँ, बंधक का अंतिम समय। बंधक के अंतिम समय लेना। नहीं, बंधक का अंतिम समय। सत्ता का नहीं, क्योंकि सत्ता में नवक प्रबंध पड़ेगा वहाँ। हाँ, नवक बंध पड़ा है वहाँ पर। एक आवली काल में उसका संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि उसका भी संक्रमण शुरू ही नहीं हुआ है, तो वो सत्ता में है। प्राचीन यानी जो नवक नहीं है वो प्राचीन। हाँ, उसका अंतिम समय। नहीं, उसके अंतिम फाली कभी खिरेगी? जब भी बंधक का अंतिम समय होगा तभी उसके अंतिम। ये क्या कहते हैं? प्राचीन कर्मों की सत्ता, ये वो उसका अंतिम समय है, इसीलिए उसको सर्व संक्रमण कहा। हाँ। सत्ता वाला सर्व नहीं कहा, क्योंकि उनका जिनका अभी शुरू ही नहीं हुआ है संक्रमण, उसकी तो बात ही नहीं लेनी। अंतिम गुण संक्रमण होते 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 लास्ट वाला जो है, नहीं, उसी को गुण सर्व संक्रमण कहेंगे। देखो, गुण संक्रमण अंतर्मूर्त तक चलेगा, हम समझते 5 समय तक। तो यहाँ असंख्यात गुना हुआ, उससे असंख्यात गुना, उससे असंख्यात गुना, उससे असंख्यात गुना, और ये सबसे भी असंख्यात गुना अंतिम पाली, तो उसी को सर्व संक्रमण कहेंगे। गुण संक्रमण होते 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 जो अंतिम फाली है उसी को सर्व संक्रमण कहेंगे। वो प्राचीन सत्कर्म है, उसका अंतिम समय है।
तो प्राचीन सत्कर्म की यानी नवक बंध को छोड़कर वाला जो है उसकी बात है। मैं आपका जो कहना है कि जो प्राचीन उसका जो आखिरी सर्व संक्रमण होगा उस समय भी बंद हो रहा है। हाँ, बंद है वहाँ पर, बंद है। उस समय बंद तो है, जब तक उदय है तब तक बंद भी है वहाँ पर। क्योंकि उसके दूसरे समय से वो बंद रुक जाएगा और पूर्व जिसकी आवली पूरी हो गई है उसका वहाँ संक्रमण शुरू हो जाएगा। प्राचीन सत्कर्म की अंतिम पाली में और तदनंतर समय में होने वाले नवक बंध संबंधी संक्रम में क्रम से असंख्यात गुण वृद्धि संक्रम। क्या कहना चाहते हैं? दो बातें एट ए टाइम बता रहे हैं। जब अंतिम खाली में सर्व संक्रमण हो रहा है तो उसके पूर्व खाली की अपेक्षा असंख्यात गुणा वृद्धि हुई है। और अंतिम खाली में जितना संक्रमण हो रहा था उसके नेक्स्ट समय नवक बंध एक समय प्रबद्ध एंटर हुआ है, एक ही उसकी एक पाली उसी की आवली पूरी हुई है, तो वहाँ उसकी असंख्यात गुणा, वहाँ असंख्यात गुणा हानि। ये वाक्य फिर पढ़ेंगे। प्राचीन सत्कर्म की अंतिम फाली में और तदनंतर समय में होने वाले नवक समय संबंधी संक्रम में क्रम से असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि संक्रम उपलब्ध होते हैं। असंख्यात गुण वृद्धि किसके लिए कहा मंजू बहन? यहाँ जो हमने पढ़ा उसमें दो बातें बताई ना, क्रम से असंख्यात गुण वृद्धि होती है और असंख्यात गुण हानि होती है। तो असंख्यात गुण वृद्धि किसके लिए कही? पूरा वाक्य देखो। दो बातें बताइए ना यहाँ पर। हाँ, तो उसमें से ऊपर अभी कौन सी दो पढ़ी थी? क्या लिखा? वो वाक्य कहाँ से शुरू होता है? हाँ, तो प्राचीन सत्कर्म की अंतिम फाली, उसके लिए क्या है? असंख्यात। क्रम से दो बातें बताई और उसमें क्रम से वृद्धि का प्रमाण बता रहे। तो प्राचीन सत्कर्म की अंतिम फाली में असंख्यात गुण वृद्धि वाला और तदनंतर समय में होने वाले के लिए असंख्यात गुण हानि। ख्याल में है ना बात? एक ही वाक्य में दोनों को उन्होंने क्रम से बता दिया। तथा वहीं पर यानी उसी पोजीशन पर नवक बंध के संक्रम में व्याप्त हुए जीव के, यानी जो नवक बंध का जो संक्रमण कर रहा है उस जीव के योग विशेष का आश्रय कर। देखो यहाँ योग को इसलिए याद किया, अभी तक जो सत्ता में पड़े थे वो तो ऑलरेडी पूर्व में इकट्ठे किए हुए, तो एक साथ सब होकर उदय में आ रहे, तो उसमें तो कुछ वहाँ वेरिएशन नहीं। जो कुछ चल रहा था संक्रमण वो चलेगा। अभी क्या हो रहा है? एक एक बंधा हुआ अपनी अपनी आवली पूरी करके संक्रमण शुरू हुआ है। तो वहाँ जिस बंध के समय अंतिम आवली में जो जो बंध हुआ है एक समय में, वहाँ यदि जगन्य योग से बंधा है तो जगन्य समय प्रबद्ध है, उत्कृष्ट योग से बंधा है तो उत्कृष्ट समय प्रबद्ध है। इसलिए नवक बंध का जब संक्रमण कर रहा है तो वो नवक बंध का जो समय प्रबद्ध है वो जगन्य योग से ग्रहण किया था कि उत्कृष्ट योग से। इस पर संक्रम के परमाणुओं की संख्या निश्चित होगी, क्योंकि जिसकी सत्ता में होगी उस प्रपोर्शन में वहाँ संक्रमण होगा। तो योग विशेष का आश्रय कर यहाँ क्या क्या हो सकता है? संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण हानि संक्रम संभव रूप से उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि योग में जैसा वेरिएशन होगा और जिस योग से जितना समय प्रबद्ध ग्रहण किया है तो उतने परमाणु वहाँ बढ़ेंगे, तो वृद्धि हानि दोनों होगा। वृद्धि में संख्यात भाग संख्यात गुण और हानि में भी संख्यात भाग और संख्यात गुण हानि भी संभव। और वहीं पर शेष वृद्धि हानि और अवस्थान संक्रम संभव रूप से देखे जाते हैं। शेष वृद्धि हानि का अर्थ क्या है?
असंख्यात भाग वृद्धि और हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थान भी पाया जाता है। किंतु इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद के अवस्थान संक्रम का भंग भुजगार के समान जानना चाहिए, क्योंकि पुरुष वेद के अवस्थान के लिए लंबा काल तक उसका बंध सतत होना चाहिए, पल्ले के असंख्यात भाग। तब सर्वोपशामना से गिरते समय सबका अवक्तव्य संक्रम जानना चाहिए। यहाँ 3 संज्वलन और पुरुष वेद की बात चल रही है, अन्य में तो हमने देख लिया था। नवक बंधक में अवक्तव्य नहीं होता है। हाँ, शेष वृद्धि हानि और अवस्थान बताया वहां पर। शेष सब पद नहीं कहा, जो नीचे जो लिखा है ना, देखो वहीं पर शेष वृद्धि हानि और अवस्था। शेष कौन सी बची? असंख्यात भाग और असंख्यात गुण। शेष पद कहते तो वहां अवस्थित लेना पड़ता, शेष पद नहीं कहा है। शेष वृद्धि, शेष हानि और शेष अवस्था, जो बाकी बचे हैं। यहाँ पे जीव के जो योग का पलटना होता है, वहाँ पे जो लिस्या की अपेक्षा हम जो क्रम से देखते हैं पलटना, ऐसे यहाँ पे योग में कोई नियम नहीं। किसमें क्रम से पलटना होता है? ये लिस्या में शुक्ल वाला है, वो पद्म में पीत में पद्म में जाएगा, पीछे पीत में आएगा। ऐसे यहाँ पे योग में पलटने का कोई नियम नहीं है, कहाँ पे भी कैसे भी योग उसका नियम है। आपका जो प्रश्न है ना, जैसे लेशा में हमने क्रम से पलटना देखा है, हाँ, परंतु लेशा में भी स्वस्थान में या परस्थान में दोनों प्रकार से पलटना होता है। और ऐसा नहीं कि एक एक अवस्थान नीचे आएगा, वहाँ लेशा के जो स्थान है, उदय स्थान, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रम से जो कह रहे हैं ना आप, जो प्रश्न आपका है लेशा में, एक एक लेशा में कितने स्थान है? असंख्यात लोग, असंख्यात लोक प्रमाण। क्या असंख्यात लोक प्रमाण का एक एक स्थान नीचे उतरेगा? नहीं, वहाँ भी जंपिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं, वो जंपिंग होगा, पर यहाँ पे जो ये असंख्यात, अभी आपका वही तो प्रश्न है ना। अभी यहाँ पर योग का प्रश्न है, तो योग कितना होता है? तो ये जघन्य योग लेकर ये उत्कृष्ट योग। अब यहाँ कौन से जीव है? संधि पंचम ये पर्याप्त जीव है। इसके योग्य जघन्य से लेकर उत्कृष्ट असंख्यात भेद है योगों के। योगों के असंख्यात भाग प्रमाण भेद। अभी उसका नाम नहीं लेंगे हम, असंख्यात भेद है। तो ये भेद वाले जीव कितने, ये भेद वाले कितने, ये भेद वाले, ऐसा उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ से जीव कहाँ तक जा सकता है? नेक्स्ट भी हो सकता है, उसके भी नेक्स्ट होता है, उसके भी नेक्स्ट होता है, परंतु ये असंख्यात गुणा वाला भी ऊपर जाएगा ऊपर। इससे भी यहाँ असंख्यात गुना हो सकता है। ऐसा नहीं कि जघन्य वाला एकदम टॉप में उत्कृष्ट पहुंच सकता है, वो कभी नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे परंतु और ये उत्कृष्ट, और यहाँ कहीं पर ये मध्यम भेद है। तो यहाँ से जहाँ से पॉसिबल है मैक्सिमम वो हो सकता है, वो भी असंख्यात गुणा वाला है। ये सारे असंख्यात गुणा वाले ही है, क्योंकि एक योग से दूसरा योग भी असंख्यात गुणा हो सकता है। जहाँ केवल थोड़ी वृद्धि है तो वहाँ असंख्यात भाग वृद्धि भी कहेंगे। तो बहुत सारे असंख्यात योग स्थान है, उसमें भी यथा योग्य बीच वाले लांग कर वो योग होता है, तो वहाँ असंख्यात गुणा वृद्धि होगी समय प्रबद्ध में भी। क्योंकि हमने देखा ना, जघन्य समय प्रबद्ध से उत्कृष्ट समय प्रबद्ध जो है असंख्यात गुणा होता है। और वो एकदम जघन्य नहीं, यहाँ से जघन्य से यहाँ नहीं गया, वो बीच वाले यथा योग्य यहाँ जो कुछ उसने समय प्रबद्ध ग्रहण किया था उससे अगर यहाँ जाता है तो भी असंख्यात गुणा वाला है। क्योंकि एकदम जघन्य से एकदम उत्कृष्ट कोई नहीं हो सकता। वही परंतु यथा योग्य असंख्यात गुणा हो सकता है। क्रम से जाना पड़े ऐसा नहीं, क्रम से नहीं जाना पड़ता है, और कितने ही स्थान उल्लंघन कर जाएगा तो वो असंख्यात गुना बनता है उसका। करेगा ना, तभी तो बताया ना यहाँ पर शेष वृद्धि भी संभव है बताया, यानी असंख्यात भाग वृद्धि भी संभव है, क्योंकि उसमें एक प्रतिशत ज्यादा हुआ, असंख्यात भाग ज्यादा हुआ। योग में
एक स्थान से दूसरे स्थान में गया तो हम कहेंगे असंख्यातवा भाग बढ़ा, तो असंख्यात भाग वृद्धि भी संभव है, संख्यात भाग वृद्धि भी संभव है, संख्यात गुण वृद्धि भी संभव है। क्योंकि हमने एक योग के लिए अधिवेशन स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण देखा। होने तो वो तो परिणामों की बात करें। हाँ, एक बार परिणामों आप की बात। योगों की बात करें। नहीं, हाँ, परिणामों से जो योग का पलटना होता है उसकी बात। परिणामों से उसने ही पलटना होता, वो योग का परिणाम अलग है, योग के साथ परिणाम हो गए, उसके साथ साथ है। और आप उल्टा कह रहे हैं, एक योग के साथ असंख्यात नहीं है, एक अध्यवसान के साथ असंख्यात योग है। हाँ नहीं समझ? हाँ, समझ गया। अब सबको समझने दो ना, आप प्रश्न पूछते हैं तो सबको समाधान होना चाहिए। विशिष्ट स्थिति बांधी समयों की, वही एक ही स्थिति बांधने के लिए स्थिति के बंध के कारणभूत परिणाम, एक विशिष्ट स्थिति पर्टिकुलर असंख्यात लोक प्रमाण कितने हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम उसी एक समय वाली स्थिति बांध सकते हैं। एक समय वाली नहीं, विशिष्ट समय वाली, उसमें एक समय अधिक होगा तो उसकी अपनी रेंज अलग होगी परिणामों की। तो इसको हम कहेंगे कषाय अध्यवसाय या स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान। इसमें से इतनी जो असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें से एक परिणाम के साथ, ये तो परिणाम क्या है, स्थिति को बांधने वाला, परंतु उसके साथ अनुभाग को बांधने वाले अलग अलग परिणाम इस एक के साथ असंख्यात लोक प्रमाण है अलग अलग। तो हर एक के अपने असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग होंगे। अब ये एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है, उस एक विशिष्ट परिणाम के साथ योगों के कितने वेरिएशन हो गए? तो असंख्यात लोग तो नहीं हो गए, श्रेणी के असंख्यात विभाग हो गए, तो असंख्यात भेद हो गए। लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण योगों में असंख्यात लोक होता ही नहीं। हाँ, श्रेणी के असंख्यात विभाग, क्योंकि श्रेणी का घन करेंगे तभी तो एक लोक होगा। हाँ, और टोटल योग स्थान एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक वो भी श्रेणी के असंख्यात विभाग है। तो इसके अपने जो हम असंख्यात कहेंगे, केवल हमें उसको नाम देने की जरूरत नहीं। तो आपको जो कहते थे कि एक योग के साथ, हाँ, समझ गया। यानी एक परिणाम के साथ इतने अलग अलग वेरिएशन योगों के, एक योग के साथ इतने परिणाम नहीं है। एक एक जो परिणाम है अध्यवसाय के कारणभूत, उसके साथ योग कौन कौन से होते हैं? असंख्यात योग अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अधिवृत्ति कर्म में परिणामों की तो समानता है। परिणामों की समानता है, वो भावों में है, योगों की समानता नहीं करें। भावों की जो समानता कही है, वो उसके जो अध्यवसाय स्थान कहो, कषाय के उदय स्थान कहो, जो कुछ है उसमें विशुद्धि के जो है अविभाग प्रतिच्छेद, वो तो समान हो गए। योग समान नहीं है वहां, इसलिए वहां स्थिति समान बंधेगी। स्थिति कितनी बनती है उसके लिए तो बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है कि अंतिम समय में इतनी स्थिति बनती है, परंतु क्या कभी कहा कि इतने ही परमाणु बनते हैं? क्यों नहीं कहा? योगों की वेरिएशन है। इसलिए यहाँ ये नवक बंध में अलग अलग योगों के कारण उसमें अलग अलग वृद्धि, हानि, अवस्थान सब कुछ संभव है, ये बात बताना चाहते हैं। अभी हम लोक संजोलन की बात करेंगे। ये ऊपर का हुआ ना, अवक्तव्य कब होगा? उपशमना के बाद जब नीचे आएगा, संक्रमण फिर शुरू हुआ। उपशमना में क्या होता है? संक्रमण भी सब रुक गया, अभी उसका कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। फिर उतरने में वो संक्रमण फिर शुरू हो जाता है। अब लोक की बात, लोह संजलनस्य अस्थि असंख्यज्य भागवड्ढी हानि अवट्ठानम अवत्तव्यम च, फुल स्टॉप देना है। क्या क्या कह रहे? देखो, लोभ संज्वलन की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थान और अवक्तव्य संक्रमण है।
यानी अन्यत्र हमने क्या देखा, मिथ्यात्व में क्या देखा, 4 देखे, 2 वृद्धि 2 हानि, अवस्था न वक्त। सम्यक मिथ्यात्व में क्या क्या देखा, 4 अवस्थान नहीं था, 2 वृद्धि और 2 अवस्थान हानि। नहीं था। सम्यक मिथ्यात्व में 2 वृद्धि 2 2 वृद्धि और हानि। 2 हानि। सम्यक्त्व में 2 वृद्धि और 1 हानि है। 2 वृद्धि और 1 2 वृद्धि और 1 हानि। एक हानि। हाँ, हाँ। हानि भी देखी थी ना हमने। हाँ। और अन्य 12 कषाय और भय जुगुप्सा में मिथ्यात्व के समान देखा था। 2 उसका वृद्धि, 2 अलग-अलग हानि। पोजीशन पर होता है, उसको बताया था। उसके बाद हमें संज्वलन 3 अन्य 3 और पुरुष वेद, उसमें क्या देखा था, 4। हाँ, वो संख्यात वगैरह वो भी होती है। हाँ। यानी असंख्यात भाग वृद्धि हानि, गुण वृद्धि हानि, संख्यात में भी भाग वृद्धि हानि और गुण गुण हानि। वृद्धि हानि, नवक अवस्था समय। नवक्तव्य सब होता है। अब लोभ संयोजन की बात, इसमें ये विशेषता है, असंख्यात भाग ही लगाना वृद्धि में भी और हानि में भी, वो गुणा वाला नहीं है यहाँ। नहीं। शंका, इसीलिए शंकाकार का भी शंका है, यहाँ पर शेष वृद्धि और हानियां असंभव क्यों है? समाधान नहीं, क्योंकि लोभ संज्वलन के विषय में अधः प्रवृत्त संक्रम को छोड़कर अन्य संक्रम संभव न होने से, क्या कहा उस दिन आपका प्रश्न था, गुण संक्रमण हाँ। होता है कि नहीं होता है? खाली लोभ में ही ऐसा है कि बाकी में भी ऐसे ले सकते हैं? अभी इसको तो सुनो। हाँ, खाली लोभ में। क्यों क्यों उसका कारण देखो। उसका अनुपूर्वी संक्रमण के पहले ऐसा नहीं, जहाँ तक बंद है वहाँ पे वहाँ तक अधः कौन सा प्रवृत्त संक्रमण संक्रमण, होगा? अधः प्रवृत्त। अधः प्रवृत्त संक्रमण। बाद में इसका रुक जाता है, उसकी बात नहीं करनी। अनुपूर्वी शुरू होने पर इसका संक्रमण ही रुक जाता रुक है। जाते हैं। अभी क्रोध की बात करेंगे। क्रोध का अधः प्रवृत्त कब तक है? उसके बंद है तभी तक, बंद है तब तक। और उसके बाद पश्चात क्या गुण होगा? संक्रमण हो जाएगा। हाँ? गुण संक्रमण, क्योंकि श्रेणी में है ना। ख्याल में है ना ये? तो उस दिन आपका ये प्रश्न था, देखो प्रश्न आते तो उसका उत्तर भी कहीं मिल जाता है, परंतु वो पुस्तक के आधार से ढूंढना अच्छा है। जैसे वो कल बात आई थी ना, उपशम श्रेणी से उतरते हुए, हाँ। उसी द्वितीय उपशम के काल में होगा कि नहीं? अरविंद भाई ने बताया, वो देखो लिख के लाया, हमने पढ़ा भी था, वो भूल गया। बात क्या निकली थी वो समझाना। बात कल समय ज्ञान चंद्रिका में ये निकली थी कि द्वितीय उपशम सम्यक को कब करता है? तो श्रेणी चढ़ने में, उपशम श्रेणी में। तो एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा जीव, कोई द्वितीय तो उसी द्वितीय उपशम के साथ दोबारा श्रेणी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, कि उसको दोबारा द्वितीय उपशम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं, उपशम श्रेणी से नीचे उतरे हुए जीव के वेदक सम्यक को प्राप्त हुए बिना पहले वाले उपशम सम्यक के द्वारा पुनः उपशम श्रेणी पर समारोहण की संभावना का अभाव है। तो ये कैसे जाना जाता है? क्योंकि उपशम श्रेणी के समारोहण योग्य काल से शेष सम्यक्त्व का काल अल्प है। अभी बाकी जो बचा हुआ काल है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उसमें फिर दोबारा श्रेणी चढ़ के उतरा जा सके। कल बात निकली थी, अरविंद के पास तो सब तैयार होता है। ये तो धौला 5 में हमने पढ़ी नहीं थी, उम्र क्या है? ये अच्छा है कि घर में जाके ढूंढते हैं, नहीं तो हम क्या है पुस्तक वहीं पर मिट देते हैं और वहीं पर छोड़ देते हैं। क्यों भाई? देखो, लोभ संज्वलन के विषय में अधः प्रवृत्त संक्रम को छोड़कर अन्य संक्रम संभव न होने से, देखो अन्य सभी संक्रमणों का इसमें निषेध कर दिया, एकमात्र अधः प्रवृत्त संक्रमण बताया। तथा शुद्ध नवक बंध के संक्रम का अभाव होने से। ये क्यों कहा ऐसा मंजू बेन? नवक समय प्रबंध है क्या नहीं उसको? हाँ, नवक बंध है कि नहीं है? आप क्या कहते हैं? है ना, लास्ट समय तक जब तक लोभ का उदय है तब तक उसका बंध है कि नहीं है? नौवें गुणस्थान के 5वें भाग में लोभ का उदय है,
तो उसका बंध है कि नहीं है? पता परंतु अनुपूर्वी संक्रमण चालू हो जाता है, तो उसका संक्रमण क्यों नहीं है? वहाँ पे अनुपूर्वी संक्रमण चालू हो जाता है, तो लोभ का संक्रमण नहीं है। हाँ, क्योंकि लोभ का संक्रमण पहले से ही रुक गया जब अंतर किया था। और अनुपूर्वी संक्रमण का अर्थ क्या है? अब वो वन वे ट्रैफिक चालू हो गया। यानी पहले नपुंसक वेद का संक्रमण होना रुक गया, फिर स्त्री वेद का हो गया, वो अन्य प्रकृति में संक्रमित हो गए। पहले क्या होता था? चारित्र मोहनी 25 प्रकृति कोई भी आपस में संक्रमित होती थी। अब ऐसा नहीं होगा, एक विशिष्ट ऑर्डर में ही संक्रमण चलेगा। तो बाकी सारे संक्रमित होते होते लोभ में आते, परंतु लोभ का किसी अन्य में संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि संक्रमण होने के लिए बंधने वाली चाहिए। अब लोभ के बाद किस में जाएगा वो? यानी सब जाके लोभ में मिलते हैं। सारा नदियों का पानी समुद्र में मिलेगा, समुद्र कहाँ जाएगा बेचारा? तो इसीलिए तो जहाँ लोभ के प्रदेश कम करना है ना, वहाँ उसको उपशम श्रेणी पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्रदेश हो जाते हैं वहाँ पर, परंतु उसका संक्रमण अन्य में नहीं है। तो फिर उसका जो कुछ सूक्ष्म कृष्टि करना है वगैरह उदय होके नष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। वो कैसे जाता है उसका अपना विषय यहाँ पर नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि शुद्ध नवक बंध के संक्रम का अभाव होने से शेष वृद्धियों और हानियों के अभाव का निर्णय होता है। शुद्ध नवक बंध क्यों कहा है? अभी यहाँ जो नया बंधेगा, पुराना तो पड़ा है, उसका भी ऐसा संक्रमण नहीं हो रहा है वहाँ पर। नवक बंध भी उसमें ही जाके जुड़ा है, उसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं हो रहा है। अन्य कर्मों में, क्रोध में संज्वलन, क्रोध मान माया पुरुष वेद में क्या है? पुराना संक्रमण सर्व संक्रमण से नष्ट हुआ, फिर भी नवक समय मात्र नवक सब बंध रह गया, इसलिए शुद्ध नवक बंध का उसका तो संक्रमण होता रहा, तो उसमें हानि भी, वृद्धि भी, अवस्थान भी सब संभव है। वैसा यहाँ संभव नहीं है। और 3 संज्वलन में हमने देखा वहाँ संख्या गुण वृद्धि भी होती है, भाग वृद्धि भी होती है, हानि भी होती है, सब कुछ होता है। और असंख्यात भाग वृद्धि हानि वो भी होती है वहाँ पर। वैसा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शुद्ध नवक बंध का संक्रमण नहीं है। प्राचीन का भी रुक गया है, तो वहाँ तो उसका होने का सवाल नहीं। इसलिए लोभ संज्वलन के असंख्यात भाग वृद्धि संक्रम, असंख्यात भाग हानि संक्रम और अवस्थान संक्रम ही होते हैं, अन्य संक्रम नहीं होता, यह सिद्ध हुआ। अन्य कर्मों में भी जो 16 कषाय में सब में रेगुलर जहाँ बंद होता श्रेणी पे है, नहीं चलेगा तभी तक। जो श्रेणी की बात नहीं, अन्य संसार अवस्था में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थान चलते रहते हैं, वैसा ही इसमें चलेगा और अन्य कोई विशेषता नहीं है। अनंतानुबंधी में आदि विसंयोजना काल में वहाँ गुण संक्रमण भी होता था, सर्व संक्रमण भी होता था, वहाँ विद्या भी होता था, अवध प्रवृत्त तो चलता ही था। वैसे यहाँ अन्य कोई संक्रमण नहीं होगी, ये बात बताना चाहते। किंतु इतनी विशेषता है कि सर्वोपशामना से प्रतिपात का आश्रय कर अवक्तव्य संक्रम की समुत्कीर्तना करनी चाहिए। अन्य कुछ नहीं, परंतु अवक्तव्य तो है, क्योंकि जहाँ हमने देखा नानुपूर्वी शुरू हुआ था, तब से संक्रमण रुक गया था। अब वहाँ से उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, तो फिर शुरू हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? अवक्तव्य। क्या श्रेणी के बिना भी अन्य कहीं होगा अवक्तव्य? यानी श्रेणी चढ़ के उतरना यह जरूरी है ना, कि चढ़ते चढ़ते भी होगा किसी, और मर के जाएगा देव में तो नहीं होगा, अवक्तव्य नहीं होगा। श्रेणी में से मरेगा तो होगा। वही तो पूछ रहे हैं। अनुपूर्वी संक्रमण उसका शुरू हुआ, लोभ का संक्रमण रुक गया, मर गए और मरकर देव हुए, तो वहां पर उनका कहेंगे अवक्तव्यता दो। तो प्रतिपात का ही अर्थ होता है, अभी वो मर के प्रतिपात होता है क्या उतर के होता है, उसकी अपेक्षा लगा लेना वहाँ। यानी उसका सर्वोपशमना हुई थी, वो मिट गई, उपशमना नष्ट हो गई।
अब ये दो रही है ना, स्त्रीवेद नपुंसक वेद और गौयुगल। इत्थि नपुंसे वेद हस्य रई अरई सोगाणम अत्थि दो वड्ढी हानियो अवत्तव्यम च। स्त्रीवेद नपुंसक वेद हास्य रति अरति और शोक के दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्य संक्रम होते हैं, क्योंकि इन कर्मों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण हानि और अवक्तव्य संक्रम ही संभव देखे जाते हैं। हमने पहले देखा था, इसमें तो अवस्थान होता ही नहीं। शंका, वह कैसे? समाधान, क्योंकि इन कर्मों के नवक बंध के काल में ये नवक बंध कैसा कहा? जो संज्वलन में देखा वैसा नहीं। तो यहाँ का नवक बंध यानी प्रतिपक्ष का बंध कर रहा था, अब अपना बंध करने लगा, तो उसको कहेंगे नवक बंध के काल में एक आवली के बाद, यानी अपना उसका बंध काल शुरू हुआ, तो अभी जो नए बंधे हैं उनका संक्रमण कब होगा? एक आवली। एक आवली के बाद असंख्यात भाग बुद्धि संक्रम ही होता है, जो प्रतिपक्ष बंधक काल की प्रथम आवली के अंतिम समय तक होता है। असंख्यात भाग वृद्धि होती है। पुनः प्रतिपक्ष बंधक काल के भीतर नहीं, ये नवक बंध के काल में एक आवली के बाद असंख्यात भाग वृद्धि संक्रमण होता है, जो प्रतिपक्ष बंधक काल की प्रथम आवली के अंतिम समय तक होता है। तो प्रतिपक्ष का बंध हो रहा है, अच्छा, उसकी एक आवली तक ही होगा, कैसे बता रहे हैं? नहीं तो ये कुछ घोटाला लग रहा है मुझे भी, क्योंकि अपने बंधक काल के प्रथम आवली के अंतिम समय में होना चाहिए। हाँ, तम कदम एदेसिम कम्माणम सगबंध काले आवलियादिदस्य असंख्यज भाग वड्डी संकमोचेव। अंतिम समय में होता है। नहीं, प्रतिपक्ष नहीं, स्वबंध काल में सगबंध काले लिखा है। पूरा पढ़ती हूँ मैं, फिर देखो यहाँ आगे की लाइन हिंदी में पढ़ेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। पुनः प्रतिपक्ष बंध काल के भीतर सर्वत्र असंख्यात भाग हानि संक्रम ही होता है। ऊपर जाओ चेव जाओ परिवक्ष बंध गद्धा पड़मावलीय चरिम समयोक्ति वहां तक होता है, अंतिम प्रथम आवली के अंतिम समय तक होता है। अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? ये कैसी प्रतिपक्ष प्रकृतियाँ। अब हम स्त्रीवेद की बात कर रहे हैं। जब तक पुरुष वेद या नपुंसक वेद बन रहा है, तो स्त्रीवेद में क्या होगा? हानि होगी, संक्रम की हानि होगी, क्योंकि उसमें आय कुछ नहीं है, संक्रमण हो रहा है, क्योंकि बंधने वाले में संक्रमित होते हैं। नहीं बंधने वाली प्रकृति बंधने वाली प्रकृतियों में संक्रमित होती है, तो उसका निरंतर व्यय चल रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? हानि हो रही है। यानी ये प्रतिपक्ष का बंध काल है, उसमें इसकी हानि हो रही है। अब इसका अपना बंध काल शुरू हुआ, यहाँ पर अपना बंध काल हुआ, तो क्या होगा? उसका एक आवली तक वृद्धि होगी। वृद्धि होगी कब? यहाँ बंध शुरू हुआ है, आवली काल के बाद वृद्धि चालू हो गई, एक आवली काल तक, तो लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। कब तक? प्रतिपक्ष का बंध शुरू होके एक आवली काल तक। इसका वृद्धि कब शुरू हुई? अपना बंध शुरू होके आवली काल के बाद इसका वृद्धि चालू हो गई। कब तक चलेगी? उसके अपने बंध काल में तो वृद्धि होती ही गई, परंतु प्रतिपक्ष का बंध शुरू होने पर भी ये वृद्धि चलती रही। क्यों? उसने अपने बंध काल के अंत समय तक बांधा था ना, लास्ट एक आवली। उसका संक्रमण कब तक होगा?
एक आवली। प्रतिपक्ष के एक आवली तक होगा। ये बात यहाँ बता यहाँ नवक बंध जो है ना, नवक बंध के काल में उसके लिए ऊपर सगबंध काले शब्द आया है, अपना स्वयं का बंध काल में। नवक बंध के काल में की जगह सगबंध काले। ये नवक बंध है ना, यानी अपने प्रतिपक्ष के बदले अपना बंध हो रहा है। देखो इन कर्मों के नवक बंध के काल में यानी अपना स्वयं का बंध हो रहा है, उस काल में आवली के बाद असंख्यात भाग वृद्धि संक्रम ही होता है। आवली के बाद क्या शुरू हुआ? असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग लगातार चल रहा है, क्योंकि उसका अपना बंध हो रहा है। तो लगातार प्रति समय असंख्यातवा भाग, असंख्यातवा भाग, असंख्यातवा भाग अधिक अधिक हो रहा है। कब तक? प्रतिपक्ष बंध काल की आवली के अंतिम जो समय। कहाँ तक होता है? प्रतिपक्ष बंध काल की प्रथम आवली के अंतिम समय तक होता है। यानी इसका अपना बंध रुक गया है, एक आवली अपना के बंध रुक गया है, परंतु इसने जो अंतिम समय में बंध किया था उसका संक्रम तो उसकी अपनी आवली के बाद हो जाएगा ना। तो प्रतिपक्ष का बंध भले शुरू हुआ है, परंतु तब तक इसका अंतिम आवली में बंधे हुए का संक्रमण चलते रहेगा। और वो किस रूप से होगा? असंख्यात भाग वृद्धि रूप से। तो क्या यहाँ पे जो योग की अपेक्षा जो बंद हो रहा है वो ज्यादा ही हो रहा है प्रति समय, क्योंकि वृद्धि बताई है। योग कम हो या अधिक हो, योग कम हो या अधिक हो, नहीं कम हो जाएगा तो वहाँ पे संक्रमण भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण कम नहीं होगा, अपना बंद हो रहा है, लगातार आय हो रही है उसकी, लगातार आय हो रही है, इसलिए उसका असंख्यात भाग वृद्धि चल ही रही है। वहाँ तो उसका मात्र नवक बंध था, उसमें वो असंख्यात गुणा वाली वगैरह पड़ती थी, संख्यात भाग वृद्धि वगैरह, उसकी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो ऑलरेडी उसकी सत्ता में थे ना, अपना बंध शुरू हुआ, तो यहाँ जो संक्रमण हो रहा है उसका अपने बंध प्रतिपक्ष के बंध काल में अल्पतर हो रहा था, लगातार हानि है। अपने बंध काल लगातार वृद्धि हो रही है। वृद्धि कब शुरू हुई? अपने बंध काल के आवली के बाद। और ये वृद्धि कब रुकेगी? प्रतिपक्ष के आवली के एक आवली तक, अंतिम समय तक। अब कहते पुनः प्रतिपक्ष बंध काल के भीतर सर्वत्र असंख्यात भाग हानि संक्रम ही होता है, यानी उस आवली के बाद समझना, क्योंकि वहां पर अन्य प्रकार संभव नहीं है। शपक और उपशम श्रेणियों में, जब श्रेणी की बात है, ये बात तो ऑर्डिनरी बात बताई थी, प्रतिपक्ष के बंध काल की बात आई, वहाँ असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि चलती रहेगी। अब कहते हैं शपक और उपशम श्रेणियों में गुण संक्रम के कारण असंख्यात गुण वृद्धि संक्रम होता है। उपशामक जीव के गुण संक्रम में मरकर देवों में उत्पन्न होने पर प्रथम समय में असंख्यात गुणहानि संक्रम होता है, क्योंकि वहाँ तो गुण संक्रम हो रहा था। देव में उत्पन्न होते ही उसका क्या होगा? असंख्यात गुण हानि हो जाएगी। हानि हो जाएगी ना? हाँ, हानि हो जाएगी उसकी। असंख्यात गुण हानि हो जाएगी। कौन सा संक्रमण होगा? अर्थ प्रवृत्त हो क्योंकि उसका बंध हो रहा है ना। परंतु इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और नपुंसक वेद के अन्यत्र भी असंख्यात गुण वृद्धि संक्रम और असंख्यात गुणहानि संक्रम संभव है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर तथा मिथ्या दृष्टि जीव के भी सम्यक गुण रूप से परिणमित होने पर क्रम से दोनों संक्रम संभव देखे जाते हैं। सर्वोपशामना से गिरने पर सभी कर्मों का अवक्तव्य संक्रम संभव देखा जाता है। इस प्रकार सब कर्मों की
ओघ समुत्कीर्तना समाप्त हुई। आगे आदेश समुत्कीर्तना जानकर लेनी चाहिए। यानी जहाँ ये क्षपणा वगैरह होते मनुष्यों में ये घटित हो गए, बाकी तो अन्य गतियों में घटित नहीं होगा। उसमें तो सामान्यपने जो असंख्यात भाग वृद्धि हानि वगैरह है वो संभव है, और मिथ्यात्व की बात तो सब जगह संभव है। मिथ्यात्व की सम्यक मिथ्यात्व। सामित्ते अप्पा बहुए च विहासिदे वड्डी समत्ता भवति। स्वामित्व और अल्पभूत्व का व्याख्यान करने पर वृद्धि समाप्त होती है, क्योंकि समुत्कीर्तना में भी उन्होंने विषय का परिचय करते हुए स्वामित्व बताए। आगे समुत्कीर्तना के अनुसार स्वामित्व और अल्पभूतों का व्याख्यान करने पर, क्योंकि अल्पभूतों तो समझा जा सकता है, कहाँ असंख्यात भाग वृद्धि होती है और कहाँ असंख्यात गुणा वृद्धि होती है, तो उसमें हम उसमें अल्पभूत्व लगा सकते हैं। इसके बाद वृद्धि समाप्त होती है, यानी वृद्धि का अधिकार समाप्त होता है। वृद्धि समाप्त होती है ना उसका अधिकार। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह देशामर्शक सूत्र है, अतः यहाँ पर कालादि अनुयोग द्वारों का भी व्याख्यान सूत्र निबद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ तो काल अंतर आदि आदि बातें नहीं बताई है, परंतु उसको भी यहाँ समझ कर लिया है। इसलिए द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन कर प्रवृत्त हुए इस सूत्र की पर्यायार्थिक प्ररूपणा जानकर ले जानी चाहिए। यानी यहाँ तो उन्होंने द्रव्यार्थिक न्याय से सामान्य से कथन किया, उसके भेदों का कथन समझ लेना चाहिए। इसके बाद वृद्धि समाप्त हुई। अभी तक हमने भुजगार अल्पतर वगैरह देखा था पहले, उसके बाद पदनिक्षेप देखा, और अभी हमने वृद्धि अनुयोग द्वार। आगे संक्रम स्थानों का प्रकार, ऊपर क्या है, एक तो ठानानी। आगे संक्रम स्थानों का प्रकरण। आपको याद होगा हमने संक्रम स्थान प्रतिग्रह स्थान देखे थे, याद है? इसमें प्रकृति संक्रम में देखे, प्रकृति संक्रम में हमने देखा ना। प्रकृति संक्रमण में कौन कौन सी प्रकृति संक्रमित होती है, तो मिथ्यात्व में कितनी कितनी प्रकृतियों का संक्रम होता है, उसको क्या कहा था? प्रकृति स्थान, यानी संक्रम स्थान कहते हैं, पर वो प्रकृति संक्रम स्थान थे। कितने में संक्रमित होते, तो हमने कहा था 22 में संक्रमित, और कितने का ग्रुप संक्रमित होगा देखे थे ना, याद है ना? 27 का था, 26 का था कि नहीं था? 28 का नहीं होता है, बाकी तो अन्य 27, 26, 25 अन्य हमने देखे थे। तो यहाँ अब यहाँ तो अपन प्रदेश संक्रमण की बात है, तो प्रदेश संक्रमण के स्थानों की चर्चा चलेगी। कितनी प्रकृतियां संक्रमित होती है उसकी बात नहीं है, एक एक प्रकृति के कितने प्रदेश संक्रमित होते हैं उसकी बात करें। हमने क्या देखा था अभी, वृद्धि कितनी होती है, प्रदेशों में वृद्धि, संक्रमित होने वाले प्रदेशों में वृद्धि हानि देखी। अब कहते हैं ऐसा एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ऐसे कितने स्थान हो सकते हैं, उसकी बात यहाँ बताएंगे। देखो आगे संक्रम स्थानों का प्रकरण है, इससे आगे प्रदेश संक्रम स्थानों का कथन करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इस प्रकरण में संभव अनुयोग द्वारों के प्रमाण का निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी इसमें अनुयोग द्वार कितने हैं उसको पहले बताएंगे। संक्रम स्थान या अधिकार का नाम है। अब इसमें कौन कौन से अनुयोग द्वार हो गए, जैसे हम कहें ना, प्ररूपणा होती है, स्वामित्व होता है, काल होता है, जो कुछ है। अभी इसमें तो काल की बात नहीं होगी, तो कहते हैं प्रदेश संक्रमठाणानम परुवणा अप्पा बहुवम च। प्रदेश संक्रम स्थानों के प्ररूपण और अल्पभूत्व, इस प्रकार ये दो अनुयोग द्वार हैं। प्रदेश संक्रम स्थानों के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर कथन करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शंका, समुत्कीर्तना, प्ररूपणा
प्रमाण और अल्पभूत्व, इस प्रकार 4 अनुयोग द्वार यहाँ पर क्यों नहीं कहे? क्योंकि स्थानों का प्रमाण कितने अलग अलग वेरिएशंस है, वो तो बताना चाहिए थे। समुत्कीर्तना और प्ररूपणा भी करनी चाहिए थी। समाधान नहीं, क्योंकि समुत्कीर्तना का प्ररूपणा में अंतर्भाव हो जाता है, वहाँ भी अस्तित्व बताया जाता है, प्ररूपणा में भी वही बात होती है। तथा प्रमाण अनुयोग द्वार का भी अल्पभूतों में अंतर्भाव हो गया। प्रकृति में सब कर्मों में प्रदेश संक्रम स्थानों की उत्पत्ति के क्रम का निरूपण करना प्ररूपणा है। संक्रम स्थान जो अलग अलग है उसको बताना वो है प्ररूपणा। उन्हीं के प्रमाण विषयक निर्णय का ज्ञान कराने के लिए थोड़े बहुत की परीक्षा करना अल्पभूत्व कहा जाता है। यानी कितने स्थान है वहाँ पर और उसमें कितने अल्प है बहुत है उसकी बात है, वो अल्पभूत्व। परूवणा जहाँ, प्ररूपणा यथा। प्ररूपणा अनुयोग द्वार किस प्रकार का है यह पृच्छा इस सूत्र द्वारा की गई है। मिच्छत्तस्य अभवसिद्धिय पाउभ्येन जहन्नयेन कम्मेन जहन्नयम संकमठाणम। मिथ्यात्व का अभव्यों के योग्य जघन्य कर्म के आश्रय से जघन्य संक्रम स्थान होता है। मेरा प्रश्न है, अभव्यों को मिथ्यात्व का संक्रमण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। यहाँ क्या लिखा है? अभव्य के योग्य। हाँ, अभव्यों के योग्य किसके कहते हैं? करेंगे जब योग्य होगा। अभव्य के योग्य तो देखो यह किसकी बात? जघन्य कर्म के आश्रय से, यानी जघन्य सत्कर्म के आश्रय से। सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त किया। मिथ्यात्व कर्म के परमाणु मिनिमम पॉसिबल कहाँ पाए जाएंगे, ये बात है। हाँ, जो लंबे काल तक एक इंद्रिय में रहा है उसके होगा, क्योंकि अभी अभी जो पंचेंद्रिय में से एक इंद्रिय में गए उसके तो भरपूर स्टॉक है उसका। तो एक इंद्रिय के योग्य ही बंद कर रहा है और उसमें भी जघन्य योग जितना पॉसिबल है या क्षपित कर्मवशिक जो कुछ है हम लगा लेंगे सारा उसमें। फिर भी यहाँ अभव्य की योग्य इसलिए कहा कि लंबे काल तक एक इंद्रिय में रहने के कारण अतः समुत्पत्ति को वगैरह सब लगा लेना, उसके साथ इतना उसके जघन्य में जघन्य हो सकता है, उसको कहते हैं अभव्यों के योग्य। वो जीव अभव्य होना चाहिए, बात नहीं है। यानी इसका अर्थ है जिसके पास जघन्य में जघन्य सत्कर्म है मिथ्यात्व का, वो जब संक्रमण करेगा, संक्रमण कब करेगा? सम्यक तो प्राप्त करना। सम्यक तो प्राप्त होने पर करेगा, और उसमें भी जघन्य चाहिए। शपित कर्मवंशी को अभी वो तो हम देखेंगे भी आगे। अभी तो केवल उसका सत्कर्म कम है, ये बात नहीं है। इस सूत्र द्वारा मिथ्यात्व के जघन्य संक्रम स्थान की प्ररूपणा की गई है। प्ररूपण हो गया, प्ररूपणा की गई है। यथा, प्ररूपण का प्ररूपणा करना और यथ का यथा करना। अभव्यों के योग्य जघन्य कर्म के आश्रय से ऐसा कहने पर क्या लिखा है? एक इंद्रियों में क्षपित कर्मवशिक लक्षण से कर्म स्थिति काल तक अवस्थित रहकर संचित हुए जघन्य सत्कर्म का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे अन्य अभव्यों के योग्य जघन्य सत्कर्म नहीं उपलब्ध होता। यानी जो अन्य भी अभव्य जीव है वो भी इतना कम से कम कर सकते हैं, और जो इन्होंने कैसे किया है वो क्षपित कर्मवशिक लक्षण से आकर उसने इतना जघन्य बना दिया। इस जघन्य सत्कर्म के आश्रय से सबसे जघन्य संक्रम स्थान उपलब्ध होता है। इस प्रकार इतना विशेष यहाँ पर जान लेना चाहिए। अब उसकी पूरी विधि बताएंगे, वह कैसे।
इस जघन्य कर्म के साथ आकर, जघन्य कर्म के साथ यानी सत्ता में मिनिमम पॉसिबल परमाणु है उसके मिथ्यात्व, उसके साथ आकर असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होकर, अभी असंगी में उत्पन्न कराया। देखो एकेंद्रियों में से अगर हम पंचेंद्रियों में लाते हैं उसको, एकेंद्रियों में से पंचेंद्रिय में लाना है तो कहाँ आ सकता है, कौन कौन से गति में आ सकता है? मनुष्य। बोलो मंजूरी। एकेंद्रियों से उसको पंचेंद्रिय में आना है तो कौन कौन से पंचेंद्रियों में आ सकता है? क्योंकि उसको सम्यक तो प्राप्त कराना है, पंचेंद्रिय के बाद छोड़ो, उसको सम्यक तो प्राप्त कराना है। सम्यक तो चारों गति में होता है, तो एकेंद्रिय का जीव कौन सी गति में जा सकता है? और कहाँ? मनुष्य और तिर्यंच में, देव और नारकियों में तो नहीं जा सकता, बराबर। तिर्यंच में भी सम्यक तो प्राप्त कराना है उसको, लंबे काल तक वो गया है ना, उसको औपशमिक करना पड़ेगा। तो औपशमिक करने के लिए क्या कंडीशन है? गर्भज होना चाहिए, और मनुष्य में भी 8 वर्ष का अवधि चला जाता है, 2-3 महीना मिनिमम जाएगा। और वहाँ भी तिर्यंच में यथायुग गर्भ का काल तो उसको बीतना ही, और बाद में उसको सम्यक तो होगा, वो भी पर्याप्त होने पर कितने ही काल के बाद। तो इसलिए उसको अर्लीस्ट सम्यक तो प्राप्त करना है, तो क्या रास्ता है? असंगी में बैठकर। हाँ, तो यहाँ तो ये पहले असंगी में आया और असंगी में से देव में गया। असंगी में से कहाँ जा सकता है देव में? भवनत ज्योतिष को छोड़ के 2 में जाएगा। भवन त्रिक नहीं कहना, ज्योतिष को छोड़ के 2। भवनवासी और व्यक्त। क्यों? लेकिन असंगी वाला वहाँ पे उत्पन्न होता है ना। क्यों? वही तो प्रश्न है। उसका ज्योतिषी में क्यों नहीं जाता, ये मेरा प्रश्न। अरविंद अरे वही उस नियम का ही कारण बताया, पूछ रहे हैं। हाँ, भवनत्रिक नहीं। देखो असंगी में से जो देवायु बांधता है वो पल्ले का असंख्या तो भाग प्रमाण बांधता है। अच्छा, इसके आगे और ज्योतिषी की जघन्य आयु एक कितना है? पल्ले का 8वां भाग है, इसलिए वो ज्योतिषी में नहीं जा सकता। कारण क्या में? ज्योतिष में मिनिमम तल्य का 8वां भाग है। हाँ, इसलिए वो ज्योतिषी में, क्योंकि उसकी आयु कम है, वहाँ ज्योतिषी में उत्पन्न ही नहीं होती, असंगी वहाँ उत्पन्न ही नहीं होते। तो भवनवासी या व्यंतर में उत्पन्न हो गए, और वहाँ तो अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। असंगी की भी आयु कम कर दे के वहाँ चला जाएगा वो। यहाँ क्या लिखते देखो, इस जघन्य कर्म के साथ आकर 439 पर हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होकर तथा पर्याप्त होकर पुनः देवायु का बंध कर। पर्याप्त होकर क्यों लिखा? पर्याप्त उसमें जाएगा, पर्याप्त। अरे पर्याप्त हुए बिना आयु का बंध नहीं होता। पर्याप्त पूर्ण कर, पर्याप्त होकर नहीं, पर्याप्त लब्धि अपर्याप्त तो वहाँ जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। पर्याप्त जाएगा, परंतु पर्याप्त होता है तो उसकी पर्याप्ति पूर्ण होने पर देवायु का बंध करेगा। पुनः देवायु का बंध कर अतिशीघ्र मरकर, यानी वो असंगी की आयु छोटी लेना, एक बड़ा अंतर्मुख भी ले सकते हो या यथायुगी अंतर्मुख भी ले सकते हैं। देवों में उत्पन्न होकर तथा 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर इसके बाद प्रथम सम्यक को उत्पन्न कर। ये प्रथम ऑप्शन क्यों कहा? हाँ? लंबे काल से आया है ना, एक इंद्रियों में उसने अभव्यों के योग्य जघन्य सत्कर्म किया है, उसका अर्थ क्या है? वो बहुत लंबे काल से एक इंद्रिय में पड़ा है, इतने काल के बाद उसको होगा अभी औपशमिक सम्यक तो ही होगा, इसलिए प्रथम सम्यक हो। प्रथम सम्यक यानी प्रथमोपशम सम्यक। फिर वेदक सम्यक को प्राप्त कर 266 सागर काल तक सम्यक का पालन कर, उसके अंत में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर
जो जीव दर्शनमुखी क्षपणा के लिए उद्यत हुआ है उसके अधः प्रवृत्त कर्म के अंतिम समय में विद्यमान होने पर, यह अधः प्रवृत्त करण की बात है, संक्रमण की नहीं। अभी मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा है, कब से? सम्यक प्राप्त होने के समय से लेकर। शुरू में गुण संक्रमण किया, विद्या संक्रमण चल रहा था, कब तक करेगा? जब तक अपूर्व 3 करण मान लेगा क्षपणा के लिए। अधः प्रवृत्त करण में उसके विद्या संक्रमण ही चल रहा था, अपूर्व करण से गुण संक्रमण शुरू होगा। तो ये अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय तक उसका विद्या संक्रमण होते होते अत्यंत कम हुआ है वहां पर। तो कहते अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में विद्यमान होने पर जघन्य परिणाम निमित्तक विद्या संक्रम रूप से सबसे जघन्य प्रदेश संक्रम स्थान होता है। यानी वो क्षपित कर्मवंशिक लाना, एक इंद्रिय में लंबा काल बिताया, जघन्य कर्म के साथ असंगी में गया, वहां से देव में गया, अतिशीघ्र सम्यक्त्व का प्राप्त किया, 266 सागर तक सम्यक्त्व के साथ रहा और फिर क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। तो गुण संक्रमण करने के एक समय पहले वहाँ उसका अधः प्रवृत्त करण चल रहा था और उसका संक्रमण कौन सा हो रहा था? विद्या संक्रमण। वहाँ सबसे जघन्य प्रदेश संक्रमण होता है। ये ऐसे ही एक एक स्थान बताएंगे हमें। ये तो जघन्य बताए, उत्कृष्ट बताएंगे, और बीच वाले सारे जो क्या कहलाएंगे? संक्रम स्थान। उसमें इससे दूसरा जो स्थान है उसमें इतने प्रदेश ज़्यादा है, तीसरे स्थान में इतने प्रदेश ज़्यादा है, उसको कहेंगे अलग अलग स्थान। जैसे हम ज्ञान मार्गणा में कैसे देखा, ये मिनिमम जघन्य ज्ञान, उससे आगे वाला ये ज्ञान, उसमें इतने अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा है। कितना अनंत भाग वृद्धि वाला दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान अनंत भाग वृद्धि वाला है, चौथा स्थान अनंत भाग। इस तरह से हमने देखे ना भेद। अब यहाँ कहीं हम पढ़ेंगे अभी इसमें कैसे कैसे भेद बताए। जघन्य कहाँ है? ये पूरा विधि जो बताई अभी, उसके मिनिमम पॉसिबल प्रदेशों का संक्रम वहाँ पर होता है। ये एकेंद्रिय से भी कम हुआ ना, इसलिए एकेंद्रिय में होता है, उसको अभव्य के योग्य के। और यहाँ उसने इतना एकेंद्रिय में तो संक्रमण नहीं था, पर प्रदेश उतने जघन्य हो गए। अब यहाँ पर आके उसका संक्रमण चल रहा है, संक्रमण में जघन्य, और आगे बढ़ेगा तो और बढ़ेगा संक्रमण। क्यों? उसका गुण संक्रमण होगा, फिर सर्व संक्रमण होगा, वहाँ तो वृद्धि होगी। यहाँ तो मिनिमम प्रदेश संक्रमण चाहिए, मैक्सिमम कब होगा? वो गुणित कर्मवंशिक को याद करेगा अंतिम और वाली उसको अतिशीघ्र दर्शनों की क्षपणा करेगा, मनुष्य में डायरेक्ट सर्व संक्रमण, और उसका संक्रमण करेगा, सर्व संक्रमण, तो उसका उत्कृष्ट कहलाएगा। और ये हम देख रहे हैं, वो जघन्य देख रहे हैं। शंका, सूत्र में नहीं कहा गया यह विशेष कैसे जाना जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि व्याख्यान से विशेष प्रतिपत्ति होती है। प्रतिपत्ति नहीं ज्ञान होता, इस न्याय के बल से उसकी उपलब्धि होती है, तथा अभव्यों के योग्य जघन्य सत्कर्म के आश्रय से यह विशेषण उपलक्षण रूप से अवस्थित है। इसलिए उक्त प्रकार के जघन्य सत्कर्म के युक्त जीव के अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य परिणाम से मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। यह सूत्र का अर्थ सिद्ध हुआ। यह अधः प्रवृत्त में भी जघन्य परिणाम लिया। हाँ, अब जिसके स्वरूप का पहले उदाहरण किया है, ऐसे जघन्य सत्कर्म के संबंध रखने वाला, यहाँ जघन्य सत्कर्म बता रहे। जघन्य सत्कर्म ने सत्ता में जो प्रदेश कम से कम है, तो जघन्य सत्कर्म से संबंध रखने वाला जघन्य संक्रम स्थान का अनुवाद करके, यानी उसको बताकर आगे अजघन्य संक्रम स्थानों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। ये जघन्य को छोड़ेंगे तो बाकी सब क्या कहलाएंगे? अजघन्य। वैसे जब उत्कृष्ट का कथन करेंगे बाकी सारे अनुत्कृष्ट।
अनंतम्मि चैव कम्मे असंख्यज्य लोग भागुत्तरम संकमठाणम होई। उसी कर्म में असंख्यात लोग प्रतिभाग अधिक, दूसरा संक्रम स्थान होता है। अनंतम्य ने अनंतरम, अनंतरम ही होना चाहिए कि अनंतम ही? अनंतरम ही होना चाहिए ना। अनंत शब्द कहीं आया पहले ऊपर? अनंतर, इसी के अर्थ में होगा। तदनंतरो वरिम, अनंतरो वरिम, या अनंतर होना चाहिए, अनंत नहीं। अनंतरिम करूया, अनंतम ही वन, अनंतरम ही। हाँ रो चाहिए, अनंतर वन यानी नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट। अनंतरम ही चैव कम्मे असंख्यज्य लोग भागुत्तरम संकमठाणम होई। क्योंकि हिंदी में देखो ना, उसी कर्म में तम्मी चैव कम्मे असंख्यात लोग प्रतिभाग अधिक, असंख्यज भाग उत्तरम, दूसरा संक्रम स्थान होता है। दूसरे ने नेक्स्ट, अनंतर। देखो यहाँ पर सर्वप्रथम संक्रम स्थानों की सिद्धि करने के लिए उनके कारणभूत परिणाम स्थानों का कथन करेंगे। अभी यहाँ से कुछ विस्तार से समझाएंगे, परिणामों के स्थान बताएंगे और फिर उसमें संक्रम स्थानों की उत्पत्ति करके बताएंगे। क्योंकि ऊपर शब्द आया था ना कि जघन्य परिणाम से उत्पन्न। यथा अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में असंख्यात लोकमात्र परिणाम स्थान होते हैं। ये जो 3 करण परिणाम है ना, पहले परिणाम का नाम है अधः प्रवृत्त, दूसरे का नाम है अपूर्वकरण और तीसरा है अनिवृत्तिकरण। ये 3 परिणाम तो जहाँ तहाँ माने जाते हैं। औपचारिक समय के काल में, अनंतानुबंधी के विसर्जन में, दर्शन मौखिक क्षपणा में, उपशम से क्षपणा में, सब जगह ये 3 कर्म परिणाम होते हैं। हमने देखा ना, द्वितीयोपशम करने के समय भी होता है, उपशम श्रेणी चढ़ने के पहले भी होता है। तो ये अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो जो त्रिकाल संबंधी जितने जीव जब कभी अधः प्रवृत्त करेंगे, वो कितने जीव होंगे? तो अनंत हो गए। उनके कितने अलग अलग परिणामों के वेरिएशंस हो सकते हैं अधः प्रवृत्त वाले के? पहले समय वाले थे, पहले समय से नहीं, यहाँ तो अंतिम समय के लिए। पहले समय भी असंख्यात लोग प्रमाण होते और उससे भी बहुत बढ़ते चले जाते, थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते बढ़ते, फिर भी कितनी उनकी संख्या? असंख्यात लोग प्रमाण होते। यही बात बताते हैं कि अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में असंख्यात लोक मात्र परिणाम स्थान होते हैं। अलग अलग जीवों के अलग अलग परिणाम इतने अलग अलग हो सकते हैं। जब परिणाम स्थान के इसमें गिनते हैं तो अविभाग प्रतिच्छेद, परिणामों के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें गिनेंगे। वे जघन्य परिणाम से लेकर उत्कृष्ट परिणाम तक 6 वृद्धि क्रम से अवस्थित है। यानी वो जो अंतिम समय वाले जो परिणाम है अलग अलग जीवों के कितने हैं? तो सामान्य कथन क्या हुआ? असंख्यात लोक प्रमाण है। परंतु वे असंख्यात लोक प्रमाण, जो पहला नंबर का परिणाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसा अगर हम नंबर लगाएंगे तो उसमें 6 वृद्धि वाले स्थान कितने हैं? हमने देखा है, एक बार वृद्धि होती है तो क्या होता है? पहले अनंत भाग वृद्धि होती है, फिर जाके असंख्यात भाग वृद्धि होती है, संख्यात भाग वृद्धि है, संख्यात गुना, असंख्यात गुना, अनंत गुना। एक बार हो गई, एक बार अनंत गुना वृद्धि हो तो एक स्थान हुआ, एक षट स्थान हुआ, दूसरा षट स्थान,
तीसरा षटस्थान, ऐसे इसमें असंख्यात लोक प्रमाण से पहले नंबर के परिणाम से उत्कृष्ट परिणाम तक वृद्धि वाले स्थान कितने हैं? तो असंख्यात लोक लोक। बार षटस्थान वृद्धि होती है इतनी, और उसी क्रम से इतनी बार बार हो जाएगी। तो कहते हैं उसमें इतने परिणाम है। उनके प्रारंभ से लेकर जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान है, जो कि सब परिणाम स्थान पंक्ति के आयाम के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। क्या कहना चाहते हैं? ये जो असंख्यात लोक प्रमाण जो हम परिणाम देख रहे हैं, सब परिणाम है। ये जगन्य वाला है और ये उत्कृष्ट वाला है। ये असंख्यात लोक प्रमाण है और उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण बार षटस्थान वृद्धि के स्थान है। अब इसके शुरू के जो असंख्यात स्थान है, यहाँ लिखा ना, प्रारंभ से लेकर जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान है, वो कितने हैं? तो ये संपूर्ण स्थानों के असंख्यात भाग प्रमाण, इसको भी कहेंगे असंख्यात लोक और इस पूरे को भी कहेंगे असंख्यात लोक। तो ये जो असंख्यात लोक प्रारंभ के शुरू के जगन्य से लेकर जो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, उनका प्रमाण कितना है? तो जो पूरे असंख्यात लोक है उसका असंख्यात प्रमाण। तो सब परिणाम स्थान पंक्ति के आयाम के असंख्यात भाग प्रमाण है। उन्हें परिणमाकर जघन्य सत्कर्म का संक्रम करने वाले जीव के जघन्य संक्रम स्थान ही उपलब्ध होता है। अभी क्या कहना चाहते हैं? ये यहाँ लिखे परिणाम, संक्रम में परिणाम का भी योगदान है, प्रदेशों की संख्या में योग का योगदान है, परंतु ये जो संक्रम होना है, संक्रम में परिणाम का निमित्त बनता है। तो यहाँ मान लेते हैं x नंबर ऑफ परमाणु का संक्रमण हो रहा है, तो जघन्य वाला जो परिणाम है वो भी इतने परमाणुओं को संक्रमित करेगा। दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये जो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग जो परिणाम है वो उतने ही परमाणुओं का संक्रमण करेंगे। परिणाम यहाँ बढ़ने से इमीडिएट संक्रमण में संक्रमित होने वाले परमाणु की संख्या नहीं बढ़ेगी। जैसे अभी हमने देखा था ना उसमें, ये जो भाव परावर्तन में हमने देखा, तो एक एक स्थिति के लिए इतने परिणाम कारणभूत है, वैसे एक एक विशिष्ट संक्रमण करने के लिए ये परिणाम कितने हैं? यहाँ पर असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम उतने ही परमाणुओं का संक्रमण करेंगे, क्योंकि वे परिणाम विसदृश संक्रम स्थान की उत्पत्ति निमित्त नहीं है। विसदृश संक्रम स्थान है ना, इन परिणामों से इससे आगे वाला कोई x+1 परमाणु या 2 परमाणु या 10 परमाणु ऐसा कोई विसदृश स्थान नहीं होगा, वही का वही वैसा ही स्थान होगा, एक अमाउंट वाला। इसलिए यहाँ पर द्वितीय आदि परिणाम स्थानों का अपनयन कर, क्या कहते हैं, ये परिणाम स्थान हमने यहाँ लिख दे और यहाँ नीचे हम संक्रमण स्थान लिखेंगे, x2, x3, x4। तो जो x1 है या x जो है, उसके लिए कौन से परिणाम? जघन्य से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणाम है, उनके द्वारा यही संक्रमण स्थान उपलब्ध होगा। हमें दूसरा संक्रमण स्थान चाहिए, तो दूसरे परिणाम से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तीसरे परिणाम से नहीं होगा, चौथे परिणाम से नहीं होगा। तो इतने सारे असंख्यात लोक परिणाम से वो दूसरा स्थान नहीं मिलेगा, संक्रमण स्थान। तो उसके लिए क्या करें? हाँ, हाँ, अभी ओवरलैपिंग की बात नहीं, इसके ये अलग अलग परिणाम, 2 नंबर का जो, हाँ, वो अभी बता रहे हैं। x2 अलग, x1, x2 जो कुछ कहो, अभी इसको पढ़ेंगे कि वे परिणाम विसदृश संक्रमण स्थान की उत्पत्ति निमित्त नहीं है। इसलिए यहाँ पर द्वितीय आदि परिणाम स्थानों का अपनयन करने, उसको रूल आउट करो, माइनस करो,
जघन्य परिणाम स्थान का ही ग्रहण करना चाहिए। यानी हम इसको ग्रहण जघन्य परिणाम को ही रखेंगे यहाँ, या आगे के अन्य परिणामों की बातें नहीं करते हुए यह जघन्य परिणाम और ये जघन्य संक्रमण स्थान इसी को रखा। पुनः तदनंतर उपरिम परिणाम से लेकर असंख्यात लोकमात्र परिणाम स्थानों रूप से परिणमन कर संक्रमण करने वाले जीव के असंख्यात लोक भाग अधिक अन्य पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। तदनंतर उपरिम परिणाम, ये तदनंतर पहला ये लॉट छोड़कर यहाँ से जो उपरिम परिणाम शुरू हो गए, वो जो परिणाम है उस स्थानों रूप से परिणाम कर, यानी परिणाम यहाँ के वाले हो गया। पहले क्या था, जघन्य से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण थे, उसको हमने जघन्य ही कह दिया है। उसके द्वारा एक संक्रमण स्थान उपलब्ध होता था, वो X1 वाला। उसके अनंतर वाले परिणाम हुए, परिणाम में इतनी वृद्धि हुई, तब जाकर संक्रमण करने वाले जीव के असंख्यात लोक भाग अधिक अन्य अपुनरुक्त स्थान उपलब्ध होता है। यहाँ पर इसका दूसरा स्थान उत्पन्न होगा। यहाँ पर भी पहले के समान द्वितीयादि परिणामों का त्याग कर जघन्य परिणाम स्थान का ही ग्रहण करना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि पूर्वोक्त जघन्य परिणाम स्थान से सांप्रतिक जघन्य परिणाम स्थान अनंत गुणा अधिक है। देखो क्या कहना चाहते हैं। ये शुरू के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान परिणामों को, दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से हमने इसको जघन्य को लिया, और यहाँ संक्रमण स्थान पहले वाला मिला हमको, इसको हम X1 कहेंगे। अब ये असंख्यात लोक प्रमाण स्थान के पश्चात वाले आगे के, इसको भी जघन्य कहेंगे। ये दूसरे लॉट का जघन्य है। पहले लॉट के जघन्य के लिए हम J1 कहेंगे, और ये दूसरे लॉट के जघन्य के लिए J2 कहेंगे। इसके कारण ये दूसरा स्थान उत्पन्न हुआ है, किसमें, संक्रमण में। तो ये J1 से J2 अनंत गुणा वाला जाता है। क्यों? असंख्यात लोक प्रमाण यहाँ स्थान गए, उसमें कितनी बार तो षट स्थान वृद्धि हुई होगी। तो ये वाला J2 वाला जो स्थान है वो कैसा है, पहले स्थान से ये अनंत गुणा वाला है। परिणामों में अनंत गुणा की वृद्धि, परिणामों की बात चल रही, परमाणु की नहीं। परिणाम में कितनी वृद्धि हुई, अनंत गुणा। दूसरा जघन्य स्थान, यानी दूसरे लॉट का जघन्य स्थान, पहले वाले का वो भी अनंत गुणा वाला होगा, क्योंकि बीच में षट स्थान होते हैं ना। ये यहाँ पे अनुपात की अपेक्षा बात चल रही है ना? किसका अनुभाग? नहीं, यहाँ पे जो ये अनंत गुणा जो बताया वो परिणाम के अविभाग प्रतीक्षे। हाँ, वो यहाँ कर्मों की कोई बात नहीं। हाँ, परिणामों के अविभाग प्रतीक्षे। ऊपर ये परिणाम स्थान है और नीचे जो संक्रमण स्थान होगा। तो J1 से J2 भी अनंत गुणा वाला है। अभी ये परिणामों के स्थान जो मान देख रहे हैं, वो स्थान किस अपेक्षा कहेंगे, क्या मापेंगे वहाँ? तो परिणाम तो परिणाम की शक्ति नापेंगे, किस में नापेंगे? उसके अपने अविभाग प्रतीक्षे। यहाँ पे जो X1 के लिए जो असंख्यात लोक प्रमाण जो है स्थान, वहाँ पे भी अनंत गुणी वृद्धि तो बहुत बार में होती है, बहुत बार क्योंकि एक सत्स्थान से दूसरे सत्स्थान में जाएंगे तो अनंत बहुत गुणी बार वृद्धि होगी उसमें, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। हाँ, तो उसमें तो षटस्थान वृद्धि के स्थान तो हो गए। हाँ, एक से फिर भी यहाँ हम बीच वालों की बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट हमने पहले लॉट का जघन्य, दूसरे लॉट का जघन्य, तीसरे लॉट का जघन्य। तो पहले लॉट के जघन्य को हमने J1 कहा, दूसरे लॉट के जघन्य के लिए J2 कहा। तो J1 से J2 अनंत गुणा इतनी बात है।
देखो 441 पर सेकंड लाइन, यहाँ पर भी पहले के समान द्वितीयादि परिणामों का त्याग कर जघन्य परिणाम स्थान का ही ग्रहण करना चाहिए, जिसको हमने जटू कहा था। देखो बारी ये 440 पृष्ठ पर जो नीचे से दूसरी लाइन है ना, वहाँ क्या लिखा था, यहाँ पर द्वितीय आदि परिणाम स्थानों का अपनयन कर जघन्य परिणाम स्थान का ही ग्रहण करना चाहिए, उसको हमने जवन नाम दिया। 440 पर नीचे से दूसरी लाइन में वहाँ जो जघन्य परिणाम स्थान कहा उसको हमने जवन नाम दिया। अब यहाँ पर 441 पर पहले के समान द्वितीयादि परिणामों का त्याग कर जघन्य परिणाम स्थान का ही ग्रहण करना चाहिए, इसको हमने जटू नाम दिया। ये दूसरे लॉट का जघन्य है, किंतु इतनी विशेषता है कि पूर्वोक्त जघन्य परिणाम स्थान से यानी जवन से सांप्रतिक जघन्य परिणाम स्थान यानी जटू अनंत गुणा अधिक है, क्योंकि उससे असंख्यात लोकमात्र 6 स्थानों को उल्लंघन, 6 स्थान भी उसमें असंख्यात लोक हुए। पहला लॉट है ना, उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण 6 स्थान हो गए। हमने तो थोड़े हुए अधिक हुए की बात की, असंख्यात लोक होते हैं। इस स्थान का अवस्थान देखा जाता है। इस प्रकार इस विधि से शेष परिणाम स्थानों में असंख्यात लोकमात्र अध्वान जाकर संक्रम स्थान की उत्पत्ति का निमित्त भूत एक एक अपुनरुक्त परिणाम स्थान उपलब्ध होता है। यानी जवन के बाद असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हुए तो जटू हुआ, उसके असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हुए तो जत्री हुआ, उसके असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हुए तो जफर हुआ। इस तरह से उसके सभी चले। इसलिए अधःकरण के अंतिम समय के सब परिणाम स्थानों के प्राप्त होने तक उस प्रकार के परिणाम स्थानों को ही संचय करके ग्रहण करना चाहिए। कौन से? जवन जटू जत्री, ऐसे परिणामों को हम देखेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को देखते हुए जो कि अनंत गुण अधिक के क्रम से अवस्थित हैं, ये सारे जो असंख्यात हमने देखे, जवन जटू जत्री भी कितने हो जाएंगे? वो भी असंख्यात हो जाएंगे, असंख्यात लोक हो जाएंगे। तो कहते हैं कि वो अनंत गुणा अधिक वाले ये सब स्थान है। तो ऐसे ही परिणाम स्थानों को संचय करके ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार एक दूसरे को देखते हुए जो कि अनंत गुण अधिक के क्रम से अवस्थित है और जो अवस्थित प्रक्षेप अधिक के क्रम से असंख्यात लोक भाग अधिक विसदृश संक्रम स्थानों की उत्पत्ति के निमित्त भूत है। अभी क्या कहना चाहते हैं इसका? अभी जो x1 वाला था, जवन परिणाम से जीव जटू पर चला गया, परिणाम में अनंत गुणा की वृद्धि हुई, तो x1 में जितने परमाणुओं का संक्रमण हुआ था उससे अधिक परमाणु x2 में संक्रमित हुए। तो यहाँ प्रक्षेप कितने का होगा? यानी x2 माइनस x1, ये उसको कहेंगे प्रक्षेप। इतने की वृद्धि हुई ना वहाँ पर, मिनिमम पॉसिबल वृद्धि कितनी होती है उसको कहेंगे प्रक्षेप। देखो इसको फिर पढ़ेंगे। अवस्थित प्रक्षेप, अवस्थित प्रक्षेप किसको कहना? जिसको हम चय कहते हैं, उतना का उतना फिक्स प्रक्षेप। पहले स्थान से दूसरे में इतना अधिक है, दूसरे से तीसरे में इतना अधिक है, तीसरे, उसको अवस्थित प्रक्षेप कहना, यानी जो फिक्स्ड एडिशन है हर समय। अवस्थित प्रक्षेप अधिक के क्रम से असंख्यात लोक भाग अधिक विसदृश संक्रम स्थानों की उत्पत्ति के निमित्तभूत है। तो यहाँ में संक्रम स्थानों में भी अधिकता हो रही है। जो संक्रम स्थानों में भी कितना, एक संक्रम स्थान से दूसरा संक्रम स्थान कितना अधिक होगा? असंख्यात लोक भाग अधिक होगा। असंख्यात लोक से भाग देकर जितने परमाणु की संख्या होगी उतना अधिक होगा।
विसदृश यानी जो अपूर्णरूप अपूर्णरूप समान नहीं। वही नहीं है, एक्स वाला है उससे विसदृश x2 है, क्योंकि बीच वाले सारे जो एक्स इतना ही हो गए ना, वो सारे संक्रमण स्थान एक्स कहलाएंगे, x1। ये विसदृश स्थान है ना, हाँ एक्स के भी असंख्यात लोग हो गए, क्योंकि इसके हमने उतने ग्रुप बनाए ना, जितने हम J1 J2 J3 कहे उतने संक्रमण स्थान भी हो गए। और वो एक संक्रमण स्थान से दूसरा संक्रमण स्थान कितना है, जैसे हम कहते हैं ना असंख्यातवा भाग अधिक है, तो ये असंख्यातवा भाग अधिक कहते हैं, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। तो असंख्यात भाग के लिए कौन से असंख्यात से भाग देना, असंख्यात लोग से भाग। हमने क्या देखा था, परिणामों के कारण असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान हो जाएंगे सारे, दो स्थानों के बीच में असंख्यात भाग वृद्धि होगी। विसदृश संक्रमण स्थानों की उत्पत्ति के निमित्तभूत है ऐसे उछल कर ग्रहण किए गए उन समस्त परिणाम स्थानों का प्रमाण असंख्यात लोक है। यानी ये जो हमने बीच बीच में परिणाम देखे ना, J1 J2 बीच बीच वाले ही लिए हमने, असंख्यात लोक प्रमाण का ग्रुप है, उसमें से हमने जघन्य J1 लिया, J2 लिया, J3 लिया, ये बीच बीच वाले हम सिलेक्टेड लिए। ये उछल करने, ये मराठी लगता है, उनका प्रमाण कितना है, असंख्यात लोग। x1 से x2 है वो असंख्यात भाग वृद्धि है, हाँ असंख्यात और भाग असंख्यात लोग से उसको भाग के जो आता है उसको उसमें उतने मिला दिया है, उसमें मिला दिया। अब यहाँ क्या कहना है, ये जो J1 J2 J3 आदि स्थान है वो कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। ये तो सिलेक्टेड है, उछल करने वो सिलेक्टेड है, ये सारे सिलेक्टेड हमने लिया ना, J1 लिया, J2 लिया, J3 लिया। यहाँ पे परिणाम स्थान बताए, वो जीव के परिणाम स्थान बताए वही तो परिणाम स्थान को क्यों लिया, योग स्थान को लेना चाहिए था। हाँ वो संक्रमण स्थान में नेक्स्ट स्थान है, संक्रमण स्थान में नेक्स्ट स्थान है, और J1 से J2 तक असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग स्थान है, परंतु उसके द्वारा जो संक्रमण है वो सदृश संक्रमण है, x1 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 ही चलता रहेगा। और जब J2 वाला परिणाम शुरू होगा तो x2 वाला चालू हो जाएगा, फिर ये सारे समान समान चलेंगे। J3 आएगा तब यहाँ x3 वाला चला जाएगा, तो ये विसदृश यानी x2 से x1 से x2 कितना है, तो उसका प्रक्षेप अधिक स्थान है, वहाँ संक्रमण स्थान, इसको पहला स्थान कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे, इसको तीसरा कहेंगे। अरे बाबा ओवर टाइम हो गया। जावानी के जानते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो